बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ करते हैं और आगाज़ में होगा सबसे पहले आज का सवाल, जिसका जवाब देने पर प्रोग्राम के एंड में हम बताते हैं कि जी 4 लोग जो हैं वो इनाम के हकदार ठहरे हैं। आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर है और सवाल क्या है मैं भी रिपीट कर देती हूँ। 4 ऑप्शंस देंगे, दुरुस्त जवाब आप दे सकते हैं, हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं दुरुस्त ऑप्शन और अपना नाम। सवाल आज का ये है जी, शहर लाहौर में मौजूद मीनार पाकिस्तान की बुलंदी कितनी है? ऑप्शन ए है 186 फीट, ऑप्शन बी है 193 फीट, ऑप्शन सी 195, ऑप्शन डी है 196। ये हैं ऑप्शंस और सवाल आपको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। लाहौर में मौजूद मीनार पाकिस्तान की बुलंदी कितनी है? साथ ही साथ आप ऑप्शंस भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। आप जवाब देंगे तो 4 खुशनसीब जो कि सबसे पहले इस सवाल का जवाब देंगे वो इनाम के हकदार ठहरेंगे। तो ये आज का सवाल था जिसका हमने जवाब जो है वो आप लोगों से लेना है। प्रोग्राम के एंड पे आपने इसका जवाब देना है और फिर जो जीतने वाले खुशनसीब हैं वो इनाम के हकदार ठहरेंगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं आज के पहले सेगमेंट की तरफ, जान लेते हैं आज मौसम कैसा रहने वाला है। जी, तो मौसम की सूरत हाल हम बताएंगे इंटरैक्टिव की तरफ चलकर आपको डिटेल में। टेम्परेचर आज कैसा रहेगा दिन भर? सुबह 9 बजे से हम आगाज़ कर लेते हैं। 9 बजे आपके सामने टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और वेदर जो था वो सनी था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और मौसम देख लेते हैं जी 12 बजे कैसा रहेगा। 26 डिग्री सेंटीग्रेड सनी और इसके साथ साथ अभी भी हम देख रहे हैं मौसम में खासी तब्दीली आ रही है। तो टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड 12 बजे का रिकॉर्ड किया जाएगा। 3 बजे आज जी 28 डिग्री सेंटीग्रेड होगा टेम्परेचर। 3 बजे के बाद 6 बजे शाम जैसे ही होती है कुछ मौसम में हम तब्दीली भी देखते हैं। वेदर क्लियर होगा और 24 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाए रात 9 बजे का मौसम कैसा रहेगा। 20 डिग्री सेंटीग्रेड वेदर क्लियर होगा और रात 9 बजे का टेम्परेचर आपके सामने है। दर्जा हरारत जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। तो नाज़रीन ये है आज का मौसम। दिन भर मौसम कैसा रहेगा ये तो हमने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं, शहर की सूरत हाल हम जो है वो डिस्कस करेंगे। आज के टॉप स्टोरीज है। सबसे पहले लीड खबर हमारे पास है डेली सिटी 42 की। इंतजामिया गायब, मार्केट पर सट्टाबाजों का राज और चीनी फिर 100 रुपये किलो हो गई है। तरक्की की राह में हायल, स्पीड ब्रेकर खत्म, रेस्क्यू 1122 खुद मुख्तार इदारा बन गया, बिल मंजूर। जमीन मिली ना फिजिबिलिटी बनी, 1000 बेड्स के अस्पताल की राह में सुर्ख फीता आ गया। और अगली खबर है जी शाहकाम चौक फ्लाईओवर और गुलाब देवी अंडरपास के लिए फंड्स मंजूर। जी तो नाज़रीन टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। इन खबरों को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब मौजूद हैं, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम दुर्रे नायाब, क्या हाल चाल है? दुर्रे नायाब आज की पहली खबर की तरफ जाएंगे, लेकिन चूंकि हमारे सामने हर रोज़ कोरोना की अपडेट भी होती है तो मैं उस पर आपका एक कॉमेंट चाहूँगी। हम देख रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल लाइफ की तरफ सभी लोग आ गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक ही दिन में 7 अफराद का जान बहक हो जाना सच इतना ईजी नहीं होना चाहिए। हमें हुकूमती रवैया तो बहुत ही ईजी हो गया आवाम से ज़्यादा। देखिए बिल्कुल कोरोना का वार जो है पलट के दोबारा हो सकता है और इसमें कोई अभाम नहीं होना चाहिए आपको। और पहले भी जो पहला फेज़ आया, फिर सेकंड फेज़ आया और थर्ड फेज़ में हम चले गए, उस वक्त भी यही रेशो थी कि जब मिलना जुलना लोगों ने एहतियात छोड़ी। अभी तक तो पूरी दुनिया में लोग सीख चुके हैं कि हमने कितना डिस्टेंस रखना है, हमने किसी से किस तरह से बर्ताव करना है, मिलना कहाँ है, मास्क का इस्तेमाल कहाँ करना है। और अगर हम किसी सिनेमा में, किसी ट्रेन में, किसी बस में सफ़र कर रहे हैं तो हमें कौन से SOPs अपनाने हैं। लेकिन माजरत के साथ हम ये चीज़ें नहीं सीख सके। हमने जब लॉकडाउन को ख़त्म किया या ईज़ किया, हमने दोबारा से वही सारी वायलेशंस करना शुरू कर दिया। बेहतियाती नहीं बल्कि हम भूल ही गए, बहुत भूल गए कि शायद कभी कोरोना रहा भी था। ये बात बिल्कुल शहरियों को भी हमें बतानी चाहिए, बार बार एजुकेट करनी चाहिए कि कोरोना सिर्फ एहतियात से ही खत्म हो सकता है। बिल्कुल, और ये इम्पैक्ट जो है वो नहीं आना चाहिए कि कोरोना खत्म हो गया, ये बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ। खबर आज की ये है जी लीड स्टोरी, इंतजामिया गायब, मार्केट पर सट्टाबाजों का राज है और चीनी फिर 100 रुपये किलो तक जा पहुंची है। चीनी कंट्रोल से बाहर होती चली जा रही है और जितना चीनी का जिक्र हुआ है मेरे ख्याल से इस पर 12 नोटिस भी लिया गया है, लेकिन मुझे तो लगता है अब 100 रुपये से भी आगे कहानी जाने वाली है।
देखें, ये सियासी तौर पे भी इसको बड़ा तड़का लगाया गया। आपको याद है कि चीनी को हमेशा चीनी की मिठास खत्म हो गई है। चीनी की मिठास खत्म हो गई, हमने वो भी कबूल कर ली कि चले कोई बात नहीं, पाउडर पी लेते हैं, खैर है। लेकिन अब आपके पास टेक्निकली 1 महीना रह गया, समझे। उसके बाद रमजान मुबारक आ जाएगा और जो महंगाई का तूफान उस वक्त ये ना रमजान की तैयारी एक्चुअली की जा रही है, ये जहनी तौर पर तैयार किया जा रहा है। वो आपने देखा ना कि हर महीने की 15 तारीख या एक आखिर में एक रेट निकाला जाता है कि 20 रुपए पेट्रोल बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, लोगों के वैसे त्राह निकल जाते हैं। और जब वापस करीब करीब डेट आती है तो फिर पता लगता है नोटिस हो गया, ओगरा ने नोटिस ले लिया, प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस ले लिया और उस रेट को गिरा के कम कर दिया जाता है या बिल्कुल किसी वक्त रिलीफ भी दे दिया जाता है अनएक्सपेक्टेडली। तो ये हालात हमें इस तरफ तैयारी की तरफ लेके जा रहे हैं कि चीनी जो है आप 125 रुपए के करीब भी आप एक्सपेक्ट करें कि हो सकती है। रमजान मुबारक शुरू होने से पहले अगर 100 रुपए के हालात बन चुके हैं और इस पर मजीद सट्टा खेला जा रहा है, मार्केट आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। सट्टा खेलने वाले इतने बेलगाम क्यों हैं? इंतजामिया नहीं है ना, इंतजामिया को होल्ड नहीं है, इंतजामिया मौजूद नहीं है। मुझे नहीं समझ आता कि अच्छा डीसी साहब आजकल नजर भी नहीं आ रहे, बड़े छापे मारते हुए हमने उनको मुतहरिक तो वो जब मुतहरिक नहीं है तो इसका मतलब है कि आप खुद रिलीफ देना चाह रहे हैं कि जी जो लोग जिस तरह रेट का तयन करना चाहें वो कर लें, चाहे वो चिकन है, चाहे वो चीनी है, चाहे वो दूध है, दही है। अब आपको शहर में मुख्तलिफ रेट्स नजर आना शुरू हो गए हैं, यूनिफॉर्मिटी खत्म हो गई है। पहले होता था, लोग चीखते थे कि यार 90 रुपए किलो आपको दही मिल रहा है, तो चीखते थे लोग, लेकिन आपको हर जगह 90 रुपए किलो ही मिल रहा होता था। अब तो 90 रुपए है, 100 रुपए है, 110 रुपए है, कई जगहों में मुख्तलिफ रेट्स चल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आधे से भी कम होकर रह गए हैं, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं वो फील्ड में मुतहरिक नज़र नहीं आ रहे। मेरा तो ये ख्याल है कि महीने में जो हमारे पास रमज़ान का रह गया है उसमें हम ये तैयारी कर रहे हैं कि हमने लोगों को महंगाई की आदत और उनको एब्जॉर्ब करने की आदत किस तरह डालें। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपने कहा ना लोगों को महंगाई की आदत हो भी चुकी है, क्योंकि ये वो बुनियादी ज़रूरियात हैं जिस पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। आप सब स्टैंडर्ड चीनी ले लेंगे लेकिन आप चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते हैं। आटे की सेम यही कहानी है कि आपने रमज़ान में ज़रूरत से ज़्यादा आटा आपका इस्तेमाल होता है और हर घर में ऐसे ही है। सहरी अफ्तारी में क्योंकि खुसूसी तमाम होता है, तो अब ये वो चीज देख लें, वही ना, आप सब्जी में फलों में देख लें, आप ये अब आप देखिएगा कोई जो डेली चीज में एक रूटीन में होता था ना कि थोड़ा बहुत मिर्चें, धनिया, पुदीना वैसे ही डाल दिया करते थे, वो खत्म हो गई रिवायत। ये बहुत पुरानी बात अब बहुत पुरानी बात हो गई। अब आप देखिएगा कि ये जब पकौड़े बनाएंगे या कोई इस तरह की लवाजमात रमजान में बनाएगा तो उस वक्त आप देखिएगा ये चीजें नापैद हो चुकी होंगी और जो मिलेंगी तो मिर्चें 300-400 रुपए पे पहुंची होंगी, धनिया जो है वो 250 क्रॉस कर चुका होगा, पुदीना जो है वो भी तकरीबन सैकड़ों में पहुंच चुका होगा। तो ये हालात हमें बता रहे हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अब जैसा कि हम कहते हैं जी, प्लानिंग की जाती है, माह रमज़ान से कबल दावे रिलीफ देने के किए जाते हैं, लेकिन इधर तो सूरत हाल बिल्कुल बरअक्स। 1 महीने पहले ये ऐलान कर दिया जाता है कि लाहौर शहर में कितने बाजार होंगे, कितने सस्ते बाजार लगेंगे, कितने रमजान बाजारों में क्या हिसाब किताब होगा। अभी और तो हमें ये बताया जा रहा है कि सिट्टाबाज अपना टारगेट पूरा करने के ऊपर, और इधर तो हमें यही बताया जा रहा है कि यहाँ पे सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, कंट्रोल इंतजामिया का है नहीं और लोग खुद तय कर रहे हैं। ये जितने भी डीलर्स हैं, जितने भी शुगर एसोसिएशन के लोग हैं, आपके फ्लोर एसोसिएशन के लोग हैं, वो ये खुद तय कर रहे हैं, पोल्ट्री एसोसिएशन के इवन लोग, कि हमने रेट्स क्या रखनी है, किस तरह लेके जाना है, बजाय कि गवर्नमेंट रेगुलेट करे उन्हें, वो गवर्नमेंट को रेगुलेट कर रहे हैं। मैंने इस गवर्नमेंट में सबसे बड़ा जो ये एक अलमिया देखा है कि आपकी रेगुलेशन नहीं है, आपकी अथॉरिटी नहीं नजर आ रही, आपको वो लोग रेगुलेट कर रहे हैं जिनको उसूली तौर पे आपको रेगुलेट करना चाहिए, आप उनके ऊपर अथॉरिटी हैं, लेकिन आप लोग नहीं नजर आ रहे। आप पता नहीं क्यों चुप करके बैठे हैं, या ये वैसे ही चाहते हैं कि हुकूमत जो है नाकाम हो, हुकूमत नाकामी की तरफ चली जाए। शहजाद की खबर की पहली लाइन ये है कि अकबरी मंडी में मुनाफाखोरों का राज, एक बार फिर माफिया कामयाब। यानी आपने जैसे कोई जिक्र किया कि हुकूमत को तो खैर इस टाइम अपनी पड़ी है, अपोजिशन को अपनी पड़ी है, आज तो सेनेट के इंतखाबात का आज मार्का जो है वो सजा है, लेकिन ये मसाइल हल करने के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। माफिया को हर किसी ने जो है वो खुली छुट्टी दे दी है। फिर ये माफिया की आड़ में मेरे ख्याल से ये चीजें तो अब फिर डिस्कस करने का भी कोई मकसद ही नहीं बन सकता अगर माफिया ही इतना स्ट्रॉन्ग है। आप देखिए ना, माफिया क्या स्ट्रॉन्ग है, ये आपके जितने भी इदारे हैं वो आउट ऑफ स्कोप काम करते दिखाई देते हैं। आपको हर वो काम करता दिखाई देंगे जो उनका मैंडेट नहीं है, और वो जो मैंडेट के तहत जो काम करने हैं वो काम हो नहीं रहे। अब मैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को हमेशा ये बात करता हूँ कि उनका क्या मैंडेट है, क्या उनके प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के क्या इख्तियारात है, क्या काम है और क्या वो हो रहे हैं। आप कोरोना के तहत स्टोर बंद कर रहे हैं, अंदर बेशक चीनी 150 रुपए किलो बिक रही हो, आपको परवाही नहीं है, आपको होश ही इस चीज़ का नहीं है कि हमने एक्चुअली करना क्या है।
अंदर जितनी मर्जी वायलेशन हो, आपको ये है जी कि कानून एसओपी की खिलाफवर्जी है, हम इसको सील करके तस्वीरें खींच के मीडिया को जारी कर दें ताकि ये हमारा एक हो जाए। लेकिन आपको ये नहीं पता कि अंदर दाल, चीनी, आटा, मैदा और उसके बाद ये दीगर कमोडिटीज जो है उनका रेट्स क्या चल रहा है, आप उस पर वायलेशन करना भूल जाते हैं, क्योंकि आपकी सरकार जो है वो आपको इन चीज़ों पे देखना चाह रही है, वो इन चीज़ों पे नहीं देखना चाह रही कि आप आवाम को रिलीफ देने के लिए क्या कर रहे हैं। हमारी मालूमात के मुताबिक बताया जाता है जी, हर रोज एक सरकारी निर्खनामा निकलता है जो कि दुकानों तक पहुंचता है, उस पर अमल होता नहीं होता वो तो एक अलग बात है। इस सरकारी निर्खनामे पर इंतजामिया नजर भी डालती है या नहीं डालती, मुझे सिर्फ ये बता दें। मैं नजर डालने की बात तो तब है ना जब दफ्तरों से कोई निकले, कोई कहीं जाए, कोई कहीं पे जाके मुआयना करे, कोई देखे जाके, कुछ सरप्राइज विजिट्स हो, कोई जाके कम से कम इतना तो एहसास करे जाके कि किसी अपने घर की करीबी दुकान में देख ले। चलें आप ना फील्ड विजिट्स करें, बहुत ज़्यादा आप बहुत मसरूफ़ हैं, आपने सरकार चलानी है, सरकार गिर जाएगी अगर हमारी ज़िला इंतज़ामिया हरकत में आ जाएगी और वो काम छोड़ देगी। आप सिर्फ अपनी गली मोहल्ले की दुकानों में, मार्केटों की दुकानों में जो आस पास हैं, घर से निकल के सिर्फ उन्हीं को रेगुलेट करना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा आबादी में ये चीज़ फैल जाएगी कि वाकई प्राइस कंट्रोलिंग स्टार्ट हो गई है। अगर आप ये भी नहीं करते हो, आके दफ्तरों में बैठ जाते हैं और सारा दिन आप ये कहते हैं जी कि बस 2-4 और वो जो आपने शिकायत सेल बना रखा है, जो आप खुली कचहरियां लगाते हैं, क्या वहां पर कभी लोगों ने ये शिकायत नहीं दर्ज कराई होंगी, उनकी सुनवाई हो जाए? नहीं, देखें शिकायत तो लोग बहुत दर्ज कराते हैं। अभी परसों कमिश्नर हॉल डिवीजन ने खुली कचहरी लगाई, बड़ा जमे गफीर था, बहुत रश था वहाँ पे, लेकिन देखना यह था कि क्या जो उन्होंने अहकामात दिए और शहरियों को जिस तरह से रिलीफ देने की कोशिश की उस पर कितना अमल दरामद हुआ, और 10 शिकायत जमा हुई तो 10 पे कितनी ज़्यादा जो है वो आपकी रिजॉल्व हुई, कितनी पेंडिंग हो गई, किस पे क्या जवाब हुआ, किसको तनख्वाह दिया गया। जब तक आप फॉलो अप नहीं करते चीजों का तो आपको रिजल्ट नहीं मिलते। हम भी अपनी खबर का अगर पीछा छोड़ दें तो हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते, हमारी वो एफर्ट जाया हो जाती है। लेकिन आई एम सॉरी, यहाँ पर कोई एक स्टेप उठाएगा तो फॉलो अप की तरफ जाएगा ना, यहाँ पर तो आप जो चीजें याद दिलवा दें। कल हमारे साथ तर्जुमान थे LWMC के, जिन्होंने कहा कि जी बड़ी अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट कि आपने मुगलपुरा का इलाका में दिखा दिया, हम अभी वहाँ सफाई करने के लिए भेज देते हैं। मैंने तो उनको ये चीज मेंशन की कि अगर हमने ये कराना है तो हम अपने सब रिपोर्टर्स की ड्यूटियां लगा देते हैं। जब हम ना ये करते हैं तो ये कहते हैं कि ये जो देखें ये तो मीडिया का नहीं, ये तो सरकार का काम है, ठीक है ना, ये हम पे तनकीद कर रहे हैं, ये अपने आप को एज सरकार कर रहे हैं। हम कहते हैं कि यार अगर हम भी ये हाईलाइट ना करें चीजें और आपके तक ना पहुंचे तो आप तो दफ्तर से निकलना गवारा नहीं करेंगे। अब झूठ है ना, जितना मर्जी झूठ आप बेची जाए, लोगों को दिखाएं, हम मीडिया को झूठ बोलें, लोगों के आगे बोलें, सरकार को आगे रिपोर्टर पार्टी इस तरह कर दे कि जी आपका तमाम ही सारा झूठ पे चल रहा हो, लेकिन जिस दिन जो कोई शख्स फील्ड में जाएगा वो हमारी बात से तायीद करेगा, वो कहेगा जी आप ठीक कह रहे हैं कि जो हालात चल, क्योंकि लोगों की जुबान जो है वो आप नहीं रोक सकते हैं। जो लोगों को परेशानियां होंगी लोग वही बयान करेंगे और वो नजर भी आ रही होती हैं। हम सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाते हैं कि हम उनको मंजर आम पर ले आते हैं और दिखा देते हैं। खैर, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आना है तो हम डिस्कस करेंगे जी तरक्की की राह में क्या क्या रुकावटें। वैसे तो बहुत सारी रुकावटें हैं, लेकिन रेस्क्यू 1112 खुद मुख्तार इदारा बन गया है, बिल मंजूर हो गया है, और ये जो तरक्की की राह में हायल रुकावट थी इसको ब्रेक जो है वो खत्म हो गई। इस पे आएंगे वापस, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। और अगली खबर हमारे पास है जी, रेस्क्यू 1112 खुद मुख्तार इदारा बन गया है, बिल इसका मंजूर कर लिया गया है। तो ये बिलाशुबा एक अच्छी खबर है, क्या कहेंगे दुर्रे ने आप? बिल्कुल, देखें चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी आपको याद होगा वज़ीर आला थे पंजाब के, और उनका ही और उनकी काविश की वजह से बिल्कुल उनका ये मिशन था, उनका ये ख्वाब था, और बहुत अच्छी सोच उनकी थी कि ऐसा एक इदारा होना चाहिए जो इमरजेंसी में जिसको फ़ोन किया जाए, जिसको कॉल किया जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे बहुत गरीब हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते अपने पेशेंट्स को उठा के अपनी मैयतों को ले जाने के लिए, और फिर कोविड के दौरान जो रेस्क्यू की। चले ये तो फिर बहुत ही अर्लियर फेज है ना कि अभी जो इन्होंने माजी में जो खिदमात दी, जिस तरह से लोगों को पहुंचाया, और अपने कितने ज़्यादा इन बेचारों के लोग शहीद हुए रेस्क्यू की खिदमत अंजाम देते हुए, और फिर इसका दायराकार पूरे पंजाब में फैलाया। पूरे पंजाब के साथ पूरे पाकिस्तान ने इसको अब अडॉप्ट किया, और इस मॉडल को बेस्ट मॉडल पाकिस्तान में टू सर्विस डिलीवरी और लोगों की गवर्नेंस खिदमत के लिए उसको करार दिया गया। अब इस इदारे के अंदर जो मुश्किलात थी, लोगों का सर्विस स्ट्रक्चर ना होना, प्रमोशंस का कोई प्रॉब्लम्स थे, फैसिलिटीज़ ना मिलना, एम्बुलेंसेस चेंज नहीं हो रही थी, उनके इक्विपमेंट आउटडेटेड हो चुके थे, एक्सपायर हो चुके थे, उन सारी चीज़ों के लिए
अब इसको टर्मिनस बॉडी की तरफ ले जाना, खुद मुख्तार इजारा बनाना बहुत ज़रूरी हो चुका था। ये अब बहुत अच्छा अमल है। बेशक इस गवर्नमेंट में बहुत देर हो गई इसको करते करते, और पिछली गवर्नमेंट ने भी इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। इसको बहुत पहले हो जाना था, लेकिन अब चलें देर आए दुरुस्त है। इस गवर्नमेंट ने चले इसको समझा, और इसमें भी मैं इस गवर्नमेंट के समझने में स्पीकर पंजाब असम्बली साहब का बहुत किरदार अदा करता हूँ, क्रेडिट उन्हें जाता है, उनको क्रेडिट जाता है। इस गवर्नमेंट को समझाने में भी उन्हीं की इत्तेहादी जमात के जो स्पीकर इस वक्त हैं चौधरी परवेज़ इलाही, जिनका ये विजन था, जिनका ये एक्चुअली ब्रेन उनका था इसके पीछे के इसको इस तरह से एक फलाही इदारे को चलाया जाए और सरकार के बिहाफ पे, और उसमें किसी किस्म की ना हो। और मैंने कोई बहुत ज़्यादा शिकायत कभी इस तरह से सुनी नहीं, शायद आपके नोटिस में भी नहीं आएंगी कि रेस्क्यू वालों की इस तरह से शिकायत आई। बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस की शुरू में नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा आनी शुरू होगी और बेतहाशा आनी शुरू हो गई। इसी तरह बहुत सारे इदारे ऐसे हैं, मोटरवे की मिसाल दी जाए तो उसमें भी कोई 5 to 1% कोई आपका होगा शिकायत आती है इस तरह की करप्शन की आ गई, कोई आ गई, लेकिन नहीं। रेस्क्यू 112 के लोगों का अब एक ये इस्तेहकाक बन चुका था कि उनको फैसिलिटेट किया जाता, इदारे को और वाज़ेह भी किया गया कि सर्विस स्ट्रक्चर भी बनेगा। और जाहिर बात है जी, उसके बगैर तो बेचारे 10-10 सालों से 12-12 सालों से एक ही रैंक पे एक ही ग्रेड में बैठे थे। अच्छा, इससे अब रेस्क्यू जो है अपग्रेड भी होगा, जो मसाइल हमें नजर आ रहे थे। बिल्कुल, रेस्क्यू अपग्रेड भी होगा, और जो लोग 10-10 साल से एक ही ग्रेड स्ट्रक्चर पे बैठे हैं उनके मसाइल भी हल होंगे। आपकी नई भर्तियों की राहें खुलेंगी, उसके साथ साथ आपकी जितना इक्विपमेंट मशीनरी आउटडेटेड हो चुकी है उसको चेंज करने के लिए अब वो भी तमाम प्लानिंग होगी, फंड्स इनको मिल सकेंगे, बड़ी चीज़ें होगी जो इनको पहले नहीं होगी। ये क्योंकि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत सारी दुखी इंसानियत की खिदमत होती है, तो अल्लाह करे कि इस पे फौरी तौर पर अमल दरामद भी हो और ये चीज़ें जो हैं वो सही ट्रैक की तरफ जाएं। अगली खबर हमारे पास है जी, ज़मीन मिली ना फिजिबिलिटी बनी, 1000 बेड के अस्पताल की राह में सुर्ख फीता आ गया। मतलब सिर्फ सुर्ख फीता। देखिए, वज़ीर आला हमारे उस्मान बुज़दार साहब जो है उन्होंने ऐलान तो कर दिया कि जी हम यहाँ पे फिरोजपुर रोड पे, लेकिन वो बहुत पुरुमीद भी थे और उनको नहीं पता था ना कि नीचे ना अहल ब्यूरोक्रेसी है। उनको नहीं पता था कि किसी भी सरकार को ख़राब करने में, उनको नाकाम बनाने में हमारी इस ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा हाल है। उसके अलावा हमारे इन इदारों का बहुत बड़ा हाल है। उनको ये नहीं पता था कि उनके ऐलान के बाद उनको धक्का लगवा के समरी भी मूव करानी है कि भाई ज़मीन ट्रांसफ़र करें, फिर गवर्नमेंट ने एलडीए को धक्का देना है, एलडीए को फिर वज़ीर आला ने पुश करना है, फिर उन्होंने ज़मीन ट्रांसफ़र करनी है, सारे मसाइल हैं। तो उसके दरमियान यानी इन शॉर्ट आप ये कह रहे हैं कि ये आराम से होने वाला ये रवा माली साल में नहीं होने वाला। जो हालात है अगले माली साल में देखेंगे, जून के बाद क्या हालात होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो प्रायोरिटीज सेट की जाती हैं, जिस तरह रो के लाल शहबाज कलंदर अंडरपास को कंप्लीट करवाया उस्मान बुज़दार साहब ने, कि वज़ीर आला का ये काम तो नहीं था कि वो हर हफ्ते या 15 दिन बाद या महीने बाद जाके खड़ा हो जाए और देखे कि जी ईंटें नहीं लग रही, अब असफाल्ट नहीं पड़ रहा। ये तो हमारी ब्यूरोक्रेसी का काम था, ये तो हमारे इदारों का काम था, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर सके। और 2-4 महीने का प्रोजेक्ट जो है वो 7वें महीने में पहुंच गया, 6 महीने लोग जलील ख्वार होते रहे। अब आपके एग्जैक्टली ये हो रहा है कि वज़ीर आला ने कह दिया है कि जी अस्पताल बनेगा, 1000 बेड का अस्पताल बनना है, इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम या कोई अभाम रह गया है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी नहीं जी। वो जब तक इस पॉलिटिकल निज़ाम की लकीरें ना निकलवा दें उनको मज़ा ही नहीं आता। वो कहते हैं कि जी हमारी एग्जिस्टेंस ही इसमें शो नहीं होती। जी एलडीए क्यों संजीदा नहीं है इसमें? एलडीए समरी का वेट कर रहे हैं कि जैसे ही समरी आएगी तो एलडीए ट्रांसफर कर देगा। समरी किसने भिजवानी है? पंजाब हुकूमत की तरफ से समरी जानी है कि वज़ीर आला ने इस चीज़ की अप्रूवल दी है, अब आप ये लैंड ट्रांसफर कर दें और लैंड ट्रांसफर हो जानी है। कल मैंने भी इस खबर के पीछे लीक आउट किया तो उन्होंने कहा जी कि अभी तक हमें कोई ऐसी समरी मौसूल नहीं हुई, हमें होगी तो हम सरकार के पाबंद हैं। उन्होंने कहा जी हमें तो समरी मौसूल। अब समरी मौसूल होने और बनाने का अमल कहाँ पे था? वो ये बड़ा लंबा प्रोसेस है मेरे ख्याल से। अगर इसी तरह से सुस्त रवि से आप इस मंसूबे को लेकर चलते रहे तो वो आपने सही कहा है कि इस माली साल में देखिए सेक्रेटरी इंप्लीमेंटेशन होता है आपका वज़ीर आला का, वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में उसका एक काम होता है प्रॉपर। वो जाके वज़ीर आला की जितनी भी बातें होती हैं, जितने फैसले होते हैं, जितने उनके इनिशिएटिव्स होते हैं उनको लेके चलता है और वो उस पर इम्प्लीमेंट अमल दरामद कराने का पाबंद होता है। कि वज़ीर आला ने आज कहा है कि भाई यहाँ पे 1000 बेड का अस्पताल बनना चाहिए, तो अब उस ब्यूरोक्रेट ने जो कि डीएमजी ऑफिसर होता है और सीनियर ऑफिसर होता है, उसका काम है कि वो फाइल को प्रिपेयर करता है, समरी पे इनिशियल अप्रूवल लेके वज़ीर आला से उसको इनिशिएट कराता है, फिर वो
फाइनेंस में जाती है, पीएनडी में जाती है, हाउसिंग में जाती है, फिर एलडीए में आती है, एलडीए से वापस आती है, और उस तरह ये सारा मामला एलडीए का ये ठीक कहना है कि जी उनके पास तो कुछ समरी नहीं आई, जब पीछे वाले सारे लोग सो रहे हैं। अब वो प्रोसेस ही मुकम्मल नहीं हुआ। और मेरा ख्याल है कि उस्मान बुज़दार साहब को ये बताया भी नहीं जा रहा है कि जी आप ऐलान तो करते जा रहे हैं लेकिन हम पीछे सो रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर उनको ये बात पता लगेगी, उम्मीद है कि इस खबर की भी कहीं पे कोई बाज़गश्त होगी, तो वो फिर पूछेंगे कि जो मैंने अहकाम दिए किधर है वो। अच्छा दुर्रे, मुझे खबर को वाइंड अप करना है, अस्पताल बनना कितना जरूरी है, मुझे सिर्फ मेरा ख्याल है कि इनके विजन के मुताबिक टॉप प्रायोरिटी पे अस्पताल और फिर यूनिवर्सिटी है, और दोनों से अभी तक ये महरूम है। और हमारे शहर के लिए कितना जरूरी है? हमारे शहर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा बर्डन आ चुका है। लाहौर शहर के अंदर 5 से 6 लाख, अगर सिर्फ ठोकर की बात करूं, लोग दाखिल हो रहे हैं। अगर अब जीटी रोड की बात करें, बत्ती चौक की तरफ से, वहां पे भी इतनी तादाद है, तो 8-10 लाख लोग जब आ रहे हैं, कोई रोजगार के सिलसिले में आ रहा है, इलाज के सिलसिले में आ रहा है। इसके अलावा है कि जो लाहौर शहर के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। सही कह रहे हैं। हमारे पास अब ऑप्शन ही नहीं रह गई। हम क्या करते हैं, जिना वाले कहते हैं जी इसको जर्नल ले जाओ, जर्नल वाले कहते हैं इसको इत्तेफाक ले जाओ, इत्तेफाक वाले कहते हैं जी इसको सर्विसेज ले जाओ, अस्पताल ले जाओ। जिस अस्पताल आप जाते हैं वहां पर इतना बर्डन है, और जब तक वो बर्डन से उसको कोई एक आध बेड या एक कुर्सी बेंच मिलता है, तो वो बेचारा जो है ना वो जिंदगी की बाजी हार चुका है। बिल्कुल सही। और आयशा ये मनाजिर दिखा रही है, मुझे देख के अफसोस हो रहा है कि पता नहीं ये जमीन और ये मशीनरी हमें कब तक ऐसे ही नजर आती रहेगी। इतनी कीमती जमीन पे इन्होंने डंपिंग साइट बना दी है, और इतनी कीमती जमीन पे बजाय कि इसको यूटिलाइज करने के, इस पे कूड़ा करकट का जो है वो इस वक्त एक कचरा गंडी बनी हुई है। और सरकार ने फायदा उठाते हुए देखा कि खाली जमीन पड़ी है, चलो यहाँ पे सारा कूड़ा फेंक दें। अब सारा दिन वहाँ पे कूड़ा पड़ा रहता है, एक्सीवेटर्स पड़े रहते हैं, उसको डंपिंग साइट पे यूज कर रहे हैं। मतलब और मैं देखे ना, आप 112 कनाल से जायद है, तकरीबन 118-20 कनाल के करीब लगभग बनती है। इतनी कीमती जमीन पे अब तक तो हॉस्पिटल का तकरीबन इनिशियल काम स्टार्ट हो जाना चाहिए था। आप देखें अंडरपासेस, फ्लाईओवर, सीएम साहब ने कहा था ये बहुत जरूरी है, वक्त की अहम जरूरत है, इसलिए 6 प्रोजेक्ट बहुत जरूरी किए थे। 4 प्रोजेक्ट्स पे तकरीबन अप्रूवल हो चुकी है। आज आपकी ये शाकाम चौक और उसके सारे प्रोजेक्ट्स पे जो साथ अलाइड थे, आपके शेरा वाला गेट, उसकी गुलाब देवी अंडरपास पे आपकी अप्रूवल हो चुकी है, लेकिन नहीं हो रही, तो इस पे नहीं हो रही क्योंकि ये इनिशिएट ही नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही। अगर देखें, मैं इस बारे में एलडीए को क्रेडिट देता हूं, अगर ये प्रोजेक्ट एलडीए ने इनिशिएट करना होता तो आज तक अप्रूवल कर चुके। बिल्कुल आपने सही कहा। अब ये महकमा सेहत, उसके बाद हाउसिंग, फाइनेंस, पीएनडी, आपका सीएम सेक्रेटेरिएट, इसके अंदर सब इन्वॉल्व हैं, तो ये फुटबॉल बना हुआ है। और ये मनसूबा कितना अहम है, कितना जरूरी है, वो दुर्रे नायाब आपने भी बताया। फिर कोविड के दौरान अस्पतालों की वो हकीकत जो किसी से छुपी थी, वो भी मेरे ख्याल ये बाबू जो हमारे ब्यूरोक्रेट नहीं चाहते नहीं कि बुज़दार साहब की बेजा हो। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ, वो कहते हैं कि कहीं पे ना कोई मीडिया को टॉपिक मिलता रहे, कहीं पे लोगों को कोई टॉपिक मिलता रहे, और वो इस सरकार को वज़ीर आला साहब की जो पंजाब हुकूमत है, साहब भी थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं। मतलब देखे ना कितना को एक्टिव और बंदा कितनी जल्दी हो सकता है। अभी मेरा ख्याल है कि इसके बाद एक्टिवनेस उनको शो होगी कि आपके 6 प्रोजेक्ट थे, 4 ट्रैक पे आगे, 2 नहीं आ रहे, भाई क्यों नहीं आ रहे? हालांकि वो 2 पहले आने चाहिए थे और बाकी 4 बाद में आने चाहिए थे। ये सड़क अंडरपासेस तो चले, इतनी प्रायोरिटी नहीं है। हॉस्पिटल तो आपका प्रायोरिटी है, हॉस्पिटल को सबसे पहले आना चाहिए था। बिल्कुल हॉस्पिटल प्रायोरिटी है, और खुद सीएम साहब ने कहा था कि इसको जो है, प्राइम मिनिस्टर को वाल्टन एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट से पहले इसका फीता काटना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। खैर, इसके बाद जो हम खबर डिस्कस करने वाले हैं, शाकाम फ्लाईओवर पर भी कुछ दिन पहले हमने देखा एतराजात लगे, अब क्रीम ब्लॉक पर एतराजात आ रहे हैं। गुलाब देवी अंडरपास के लिए फंड्स मंजूर हो गए हैं। शाकाम फ्लाईओवर और गुलाब देवी अंडरपास पर अब एतराज किस पर लग गया जी? क्रीम ब्लॉक मंसूबे पर। तो इसकी कुछ डिटेल्स क्या हैं, हम दुर्रे नायाब से जानेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे, और खबर यह है जी, शाहकाम चौक फ्लाईओवर और गुलाब देवी अंडरपास के लिए फंड्स मंजूर, और क्रीम ब्लॉक मंसूबे पर एतराज क्या है वो भी जानेंगे। जो फंड्स मंजूर हुए हैं इसके बारे में दुर्रे आप पहले बताइएगा। बिल्कुल, ये 4 प्रोजेक्ट्स थे जिसका मैंने जिक्र किया कि अस्पताल वाला प्रोजेक्ट भी इसके अंदर शामिल था। टोटल ये 6 प्रोजेक्ट्स थे। मेगा प्रोजेक्ट जिसके लिए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने एक लाहौर डेवलपमेंट पैकेज का ऐलान किया था। तकरीबन आप कह सकते हैं कि 60 अरब रुपए का ये टोटल पैकेज है। इसमें अंडरपासेस हैं, फ्लाईओवर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें होना था। सबसे पहले शेरा वाला गेट फ्लाईओवर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, उसकी अप्रूवल हुई। अप्रूवल देने के बाद बाकी तीनों को उन्होंने डेफर कर दिया पीएनडी ने कि ठीक है जी, आप इनके अंदर ट्रैफिक स्टडीज़ है, ट्रैफिक काउंट है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वो पूरी करके लाएँ। शाकाम चौक को जब डेफर किया तो उस पर अब वो तमाम उन्होंने लवाजमत पूरे कर लिए, नई स्टडीज़, नए ट्रैफिक काउंट्स पूरे किए, और कल उसकी भी बाकायदा मंजूरी होगी। इसके साथ साथ गुलाब देवी अंडरपास, जब आप कलमा चौक से आते हैं
और आप लाहौर ब्रिज की तरफ, आपका मुंह कसूर की तरफ होता है, गुलाब देवी के पास आपने देखा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की लाइनें लग जाती हैं और वहाँ पे इशारा होने की वजह से कोई और दूसरा आउटलेट नहीं है कि ट्रैफिक को गुजारा जा सके। वहाँ से ट्रैफिक निकलती है तो आगे फिर लाहौर ब्रिज पे जाके फंस जाती है। तो ये तमाम इस प्रोजेक्ट को एड्रेस करना था और इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था। इसकी भी कल मंजूरी हो गई। अब करीम ब्लॉक का जो अंडरपास और फ्लाईओवर है उसके अंदर उन्होंने कुछ स्टडीज़ जो हैं वो मांगी हैं, जिसमें ट्रैफिक काउंट्स हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, फिर लैंड एक्विजिशन का इशू है। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर उनको 7 कनाल की एक ज़रई ज़मीन है जो साथ खाली पड़ी है, वो भी इसकी रैंप के लिए चाहिए, वो भी मांगे उन्होंने। उसकी सारी चीज़ें उन्होंने पूरा एक कम्प्रिहेंसिव प्लान का है कि जी आप दें और इस पर जितने एतराज़ात हैं, जिस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी को एतराज़ है वो ज़मीन देना नहीं चाहते, आप वो भी दूर करें। आप ट्रैफिक का जो प्लान है वो भी आप करें। इसकी अहमियत पे उन्होंने बड़ा जोर दिया है कि जी हमें बताया जाए कि इसकी इतनी अहमियत क्यों है। सिर्फ ये तो नहीं है ना कि देखा जाए कि सूबाई वजीर आपके हाउसिंग है, उनका हल्का है तो आप एक प्रपोज कर ले। आप इसका कोई सस्ता और आसान हल भी ला सकते थे। ट्रैफिक जमा ज़रूर होती है वहाँ पे। आप जब पंजाब यूनिवर्सिटी की न्यू रोड से करीम ब्लॉक की तरफ जाते हैं तो पीक आवर्स में आपको वो चौक क्रॉस करना, जिसको करीम, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम भी है, लेकिन इतना हैवी स्ट्रक्चर कि आप अंडरपास भी आप वहाँ पे है, आपका एक फ्लाईओवर भी ऊपर से जा रहा है, उसकी क्या ज़रूरत है? कोई इसका आसान हल भी हो सकता है, वक्ती तौर पे भी हल हो सकता है, कहीं यू टर्न्स भी डिसाइड कर सकते हैं। तो इस पे उन्होंने एतराज़ लगा के अब इसको जस्टिफाइड करने को कहा। देखिए जस्टिफाइड करते हैं, ये भी हो जाएगा, 4 प्रोजेक्ट हो जाएंगे, अस्पताल का मनसूबा वहीं खड़ा है। 4 प्रोजेक्ट आपने गिन के बता दिए। अच्छा, हमारी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पेज पे, फेसबुक पेज पे बहुत सारे लोग सवालात ये करते हैं, ऑब्वियसली जिसके इलाके का मंसूबा है, आप करीम ब्लॉक के इर्द गिर्द इकबाल टाउन के जितने भी रिहायशी हैं वो फौरन आपसे पूछने लग जाते हैं कब ये मंसूबा बनेगा। आपने समनाबाद मंसूबे के हवाले से खबर दी, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आना शुरू हो गए। आप देखें समनाबाद मंसूबा भी वज़ीर आला के 6 मंसूबों में शामिल था। इसको पहले टेक्निकली तौर पे आउट किया गया। उन्होंने कहा जी कि ऊपर से ऑरेंज ट्रेन गुजर रही है, नीचे उसकी पाइलें हुई हैं ज़मीन के अंदर, तो क्या ये ना हो कि अंडरपास निकाल रही हो तो रास्ते में पाइलें डैमेज हो जाएं, या हम डिगिंग करें तो वाइब्रेशन से ऑरेंज लाइन के पिलर मुतासिर हो जाए। फिर मियां असलम इकबाल साहब, जिनका हल्का है, सूबाई वजीर भी हैं, उन्होंने बड़ी एफर्ट करके बड़ा हुकूमत से लड़ा के अपना मंसूबा दोबारा वापस लिया। अब एलडीए ने, जब मैंने खबर दोबारा दी तो एलडीए ने फिजिबिलिटी स्टार्ट कर ली थी और वो टेक्निकल फिजिबिलिटी कर रहे हैं कि इस अंडरपास से ऑरेंज लाइन के स्ट्रक्चर को कोई मुश्किल नहीं है, ऑरेंज लाइन के स्ट्रक्चर के साथ साथ पिलरों की वाइब्रेशन के हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो ये स्टडी करके इस प्रोजेक्ट को दोबारा पीएनडी में पेश करेंगे और प्रोजेक्ट ही दोबारा से दौड़ में शामिल हो गया है। अब आने वाले प्रोजेक्ट्स में अगर समनाबाद की मंजूरी होगी तो उसकी रिपोर्ट बड़ी डिपेंड करती है। मुझे ये बताइएगा, हमारे सामने एक फ्लाईओवर का मंसूबा बना, कितना टाइम फ्रेम था, कितने टाइम में वो बना? आपके सामने, आप तो पल पल उसकी खबर हमें देते रहे हैं। अब जब 1, 2, 3, 4 मंसूबे हैं, ये कितना टाइम ले जाएंगे? ये बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट्स हैं। अब हम जो फेज थे वो तो चले एलडीए ने और डीजी एलडीए ने बड़ा भागदौड़ करके मुकम्मल कर लिए, अप्रूवल्स ले ली, आज फंड्स भी मंजूर हो गए, उसके बाद अब प्रोजेक्ट थ्रू हो गया। अब होंगे टेंडर्स होने के बाद सही वो हाल होगा जो हमारा फिरदौस मार्केट एक्स और अब लाल शहबाज अंडरपास मंसूबे पे हुआ है कि प्लानिंग जब मौके पे होती है वो और होती है। जब आप कागज़ पे करते हैं, आप लकीरें खींचते हैं आर्किटेक्चर के हिसाब से, आप कहते हैं कि ये बैरल है, ये बैरल का साइज़ है, इतनी उसकी डेप्थ है, इतनी उसकी हाइट है और हम मिट्टी निकालेंगे, इतने दिन में मिट्टी को एक्सीवेट करेंगे, इतने लाख क्यूबिक मीटर मिट्टी है, आप कैलकुलेटर की कैलकुलेशंस करते हैं। लेकिन जब आप मौके पे जाते हैं और जाके मौके पे देखते हैं तो वो सारी कैलकुलेशन उल्टी पड़ जाती है। ऐसे ही है। लाइक कि आपने कोई 1 लाख क्यूबिक मीटर मिट्टी तो निकाली होगी लाल शहबाज के अंदर से अंडरपास से, लेकिन आपको तो नहीं पता था कि बारिशें आ जाएंगी और मानसून का इतना हैवी सीजन था। आप जितनी मिट्टी निकालते थे उतनी पानी के साथ बह के दोबारा अंडरपास में आ जाती थी और सिल्ट बन जाती थी। बिल्कुल ऐसे आप फिर दोबारा एक्सीवेशन करते थे, दोबारा मिट्टी निकालते थे। तो 6 एक्सरसाइजेस तो सिर्फ यही हो गया। और फिर दूसरा, हमारे यहाँ तो ट्रैफिक के मसाइल इतने ज्यादा हैं, जब एक मंसूबा शुरू हो गया बीच में आपके ट्रैफिक मसाइल अब देखिए, आप एक प्रोजेक्ट पे अगर बात करें, गुलाब देवी के साथ सर्विस लेन को कुशादा करके आपको ट्रैफिक चलानी पड़ेगी। अगर आप फिरोजपुर रोड बंद कर दें, सोच लें, बिल्कुल आप फिरोजपुर रोड की मेन कलवर्ट जो मेन लाइन है आप वो बंद करने जा रहे हैं और उसके बाद कसूर तक जाने के लिए जो कलमा चौक से आ रहे हैं, लगाएं ट्रैफिक के क्या बुरे हालात होंगे। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और ब्रेक के बाद शो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। नाज़रीन, आज है 3 मार्च और आज मनाया जा रहा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है क्या,
ये दिन मनाने का मकसद क्या है, जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ कितना ज़रूरी है और इसके लिए क्या प्लानिंग की जा रही है और किस हद तक इस पर अमल दरामद किया जा रहा है, ये हम आज के प्रोग्राम के हिस्से में बात करने वाले हैं। और ख़ास तौर पर इस दिन को मनाने का मकसद क्या है, एक मैसेज भी कन्वे ज़रूर करना चाहिए कि उनके कहीं ना कहीं हम लोग सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी जो हैं इस मामले में नज़रअंदाज कर देते हैं। तो जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और क्या क्या प्लानिंग है, माजी में क्या क्या इक़दाम किए गए, इस पर भी हम बात करेंगे और अब क्या प्लानिंग की जा रही है इस पर बात करनी है। तो आज के दिन के हवाले से एक खुसूसी मैसेज दिया गया है, एक रिपोर्ट बनाई गई है, आपको पहले वो दिखाते हैं। जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे यकीनी बनाया जा सकता है, लोगों को किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होना है, अपनी जिम्मेदारी समझनी है, ये मैसेज भी इस रिपोर्ट में दिया गया। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग भी इसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए और जहाँ कहीं पर जिन लोगों का काम है वो तो करेंगे ही, हमें भी रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है। माशरे का अच्छा शहरी बनने के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना ज़रूरी होता है। खैर, जब हम बात कर रहे हैं कि जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना, तो जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या प्लानिंग कर रही हैं, आज के दिन की मुनासबत से उनका पैगाम भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, तारुफ में आपके साथ कराना चाहूंगी जी। बदर मुनीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मेंबर वाइल्ड लाइफ है। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आपके? जी बिल्कुल ठीक ठाक जी। बदर साहब, ये कहिएगा कि आज के दिन की मुनासबत से क्या समझते हैं, कितना जरूरी है ये दिन मनाना, इस दिन को मनाने का असल मकसद क्या है, बताइएगा। देखें जी, इसका मकसद तो ये है, ये एक तजदीद का दिन है कि आप एक कमिटमेंट का दिन है कि आप वाइल्ड लाइफ को बचाने की कमिटमेंट करते हैं और इस दिन को हम इसी हवाले से सेलिब्रेट करते हैं कि ये लोगों में इसकी इफादियत जाए, लोगों को उसका पता लगे कि ये भी कोई चीज़ है। और बेसिकली हमें अपने स्टूडेंट्स को और यूनिवर्सिटीज को आगे लाना चाहिए और बच्चों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताना चाहिए कि जी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारी बका है। और अगर हम इन वाइल्ड लाइफ को नहीं बचाएंगे, अपने फॉरेस्ट को, अपने क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है। बिल्कुल बदर साहब, मैं इस तरफ आने वाली थी कि सिर्फ ये मैसेज कन्वे करना काफ़ी नहीं है कि हमने वाइल्ड लाइफ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। वो कौन कौन से अवामिल हैं जो तहफ़्फ़ुज़ में शामिल हो सकते हैं। हमने गैर कानूनी जो शिकार किया जाता है उसको भी रोकना है, हमने जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाना है। तो इस पर आपकी तरफ से कोई गाइडलाइन जारी की जाती है, लोगों को बताया जाता है कि किस तरह से वो जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना सकते हैं? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। हम इस पे बेशुमार प्रोग्राम करते हैं, डिफरेंट अवेयरनेस के ऊपर हमने डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई हैं और यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में हम वो जाके दिखाते हैं और बच्चों को उसकी फादियत के बारे में बताते हैं और वो उनका मकसद क्या है और वो क्यों। कुदरत ने हर चीज किसी मकसद के लिए पैदा की है। हर चीज का इस दुनिया में एक रोल है, चाहे वो एक छोटा सा कीड़ा है, पेंगोलिन है, वो दीमक को खाता है और आपका फॉरेस्ट को बचाता है। इसी तरीके से ये जो जानवर हैं ये आपके हेल्दी एनवायरनमेंट का सिग्नल देते हैं। अगर इनकी पॉपुलेशन ठीक है और ये इनकी स्पीशीज जो है वो बची नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका एनवायरनमेंट और अब वो आप हेल्दी जो आपका प्लेनेट जो है वो हेल्दी है। अच्छा, अभी मैं आपसे रीसेंट सिचुएशन जो है, स्मॉग की सूरत हाल हमारे शहर में बदतरीन है, तो डू यू थिंक ये भी एक वजह हो सकती है कि जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ हम यकीनी नहीं बना पा रहे हैं? क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा नुकसानदेह चीज़ है ना, स्मॉग ऑब्वियसली जानवरों के लिए भी उतनी नुकसानदेह होगी। ये बिल्कुल, ये स्मॉग है, फिर पोल्यूटेड वाटर है, पोल्यूशन है, ये जैसे इंसानों को नुकसान पहुंचाती हैं ये चीजें, उसी तरह ये जंगली हयात को भी नुकसान पहुंचाती हैं। और इसको हमें पोल्यूशन को हर सूरत कम करना है। अगर हमने अपनी वाइल्ड लाइफ को और अपने आप को बचाना है तो हमने पोल्यूशन से बचना है। बदर साहब, अगर मैं स्पेसिफिकली शहर लाहौर की बात करूं तो यहाँ हमें बड़े खूबसूरत परिंदे नजर आते थे। शाम के औकात में अगर आप किसी पार्क में जा रहे हैं, ये चीजें अब शहर से रूठ गई हैं, क्या वजह समझते हैं? इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए जी, ये शहर जो है वो कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं हमारे। और पहली दफा मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत ने एक बहुत ही अच्छा और ऐसा काम किया है जो प्लांटेशन वाला है, प्लांट फॉर पाकिस्तान, और एक शगुन किया और हर बच्चे को बताया, हर बड़े को बताया कि आप अपने
मेरे लोगों से आप ये लगाएंगे किसी के लिए आप नहीं कर रहे हैं, ये आप अपने लिए कर रहे हैं, ये आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने मुस्तकबिल के लिए कर रहे हैं। तो खुदारा इसको जरूर इसमें एक्टिवली हिस्सा लें और मैक्सिमम प्लांटेशन करें, क्योंकि ये प्लांटेशन होगी तो ये सारी वाइल्ड लाइफ, ये परिंदे, बर्ड, ये दोबारा वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर हमारे जंगलात ही नहीं होंगे तो हम इनको शायद दोबारा ना देख पाएंगे। सही, कुछ आपकी एक्टिविटीज आज के दिन के हवाले से क्या हैं? किस तरह से लोगों में शऊर बेदार करने के लिए आज के दिन क्या क्या प्लानिंग आपने कर रखी है? देखिए, इस वक्त हम एक वॉक कर रहे हैं, इस वक्त रोड पे, और वो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ के हवाले से और प्लांटेशन का भी आगाज कर रहे हैं, कुछ पौधे लगा रहे हैं तमाम स्टाफ और समेत मेरे। तो यही हमारा मैसेज है कि हर बंदा इंडिविजुअली अपने लिए कोशिश करे और सिर्फ हुकूमत की तरफ ना देखें। ये हमारा फर्ज है कि हमने हर बंदे ने अपना हिस्सा डालना है। तो जब हमारी नीयत ये होगी कि हमने अपने हिस्से का काम करना है तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान डेफिनेटली, बिल्कुल बजा फरमाया। थैंक यू सो मच। बदर मुनीर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के हवाले से उन्होंने अपना बहुत ज़बरदस्त मैसेज भी दिया। नाज़रीन, ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें। जहाँ पर वर्ल्ड वाइल्ड डे मनाया जा रहा है, ये दिन सिर्फ मनाने का मकसद ये नहीं होता कि बता दिया जाए कि जी हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। बेसिकली लोगों को अवेयर करना होता है, लोगों को बताना होता है कि इस दिन को मनाने का असल मकसद क्या है, किस तरह से जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाया जा सकता है। अगर आप इन्वायरमेंट को बेहतर रखेंगे, स्मॉग कम होगी, आपके इर्द गिर्द का माहौल साफ रहेगा। कुदरती माहौल वैसे ही आपको एक अलहदा से एनर्जी देता है। तो जब हम बात कर रहे हैं कुदरत के हसीन नज़ारों की, तो एक ज़बरदस्त मंजर आजकल हमें नज़र आ रहा है जेलानी पार्क में, जहाँ पर हर तरफ हमें बहार तो नजर आई है, वो जो खूबसूरत नज़ारा है, जो हर तरफ दरख्त नज़र आ रहे हैं और उस दरख्त में जो बहार के रंग उतर आए हैं, उधर क्या मनाजिर है ये हमने जानना है। सादिया खान इस वक्त जेलानी पार्क में मौजूद हैं, तो रुख कर लेते हैं सादिया खान का। सादिया, जेलानी पार्क में बहार के रंग उतर आए हैं, मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हैं, जश्न बहारा मेले का एहतमाम किया गया है। तो मुझे ये बताइएगा, ये बहार के रंग जेलानी पार्क में किस तरह से बिखरे नजर आ रहे हैं, कौन कौन से स्टॉल्स लगाए गए हैं और शहरियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, अगर हम जेलानी पार्क में मुनक्दा जश्न बहारा नुमाइश की बात करते हैं, तो जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे सकाफती रंग, हमारा जो कल्चर है ख़ासकर, वो कितना अमीर है। अभी जेलानी पार्क में नुमाइश जारी है और शहरी जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर जोक दर जोक आ रहे हैं। और सबसे पहले आप अगर किसी स्टॉल पे आते हैं तो आपको सबसे पहले जो है वो किताब बीनी के शौकीन अफराद के लिए यहाँ पर एक बुक स्टॉल नज़र आएगा, जहाँ पर हर किस्म की किताबें जो हैं वो रखी गई हैं, जिस पर शहरियों की काफ़ी ज़्यादा तवज्जो है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं दीगर स्टॉल्स की, तो यहाँ पर पंजाब, सिंध, उसके साथ साथ दीगर जितने भी हमारे सूबे हैं उनके तमाम जो सकाफती रंग हैं वो नुमाइश में हमें नज़र आएंगे। यहाँ पर बैठने का बहुत ज़्यादा अच्छा कहते हैं, तो यहाँ पर मुख्तलिफ ट्रेडिशनल स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहाँ पर आपको हर तरह का खाना जो है वो मैसर होगा। ख़ासकर रात के औकात में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश होता है और यहाँ पे प्लांटेशन के हवाले से भी शहरियों को आगाही दी जा रही है। उसके साथ साथ अगर आप बात करते हैं जश्न बहार के हवाले से, तो मौसम जो है वो ज़ाहिर सी बात बदल रहा है और ये बहार का मौसम है। इस बहार के मौसम के सबसे ज़्यादा खूबसूरत रंग जो हैं हमें अगर लाहौर में नज़र आते हैं तो वो हमारे सकाफती रंग हैं, जो कि इस नुमाइश की सूरत में हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अभी आप मेरे पीछे ये स्टॉल्स देख सकते हैं, ये सिंध का कल्चर है और यहाँ पर आपको हर किस्म की वैरायटी जो है वो नज़र आएगी। कपड़े हैं, डेकोरेशन पीसीज हैं और ये बहुत खूबसूरत एक हमारी जो है वो रवायत है कि हम लोग अपने कल्चर को, अपनी सकाफत के रंगों को और अपने सूबाई जो रंग हैं उनको जो है इन्हांस करने के लिए इस तरह की नुमाइश का हिस्सा बनाते हैं। इसी तरह से आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे जो स्टॉल है, यहाँ पर भी आपको मुख्तलिफ इलाकों से लाया गया जो कपड़ा है वो यहाँ रखा गया है और इसका मकसद सिर्फ ये था कि मुख्तलिफ वैराइटीज़ जो हैं वो जो शहर में लोग रहते हैं उनको यहाँ दिखाई जा सके, ताकि लोग जो हैं वो मुख्तलिफ चीज़ें देख सके। इसी तरह से आगे भी आपको स्टॉल्स नज़र आएंगे। ये केपीकी का स्टॉल है, जहाँ पर आपको खैबर पख्तूनख्वा पेशावर का ट्रेडिशन, जिसमें कपड़े हैं रंग बिरंगे, हाथ का काम किया गया है, मशीनी काम भी है, ज्वेलरी भी है, जूते हैं, वो यहाँ पर रखे गए हैं और ये सारा जो है केपीकी का कल्चर है। इसी तरह से अगर आप बात करते हैं यहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल्स की, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा जी प्लांटेशन के हवाले से और ऑर्गेनिक फूड के हवाले से भी स्टॉल्स लगाए गए हैं। इसी तरह से खाने पीने की अशिया के स्टॉल जो लगाए गए हैं, वहाँ पर
आपको मुख्तलिफ वैराइटीज़ खाने पीने की मिलती है। तो शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर आ रही है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। खासकर कोरोना की सूरत हाल में हमने ये देखा है कि काफ़ी ज़्यादा हम डिप्रेस थे और वैसे भी मौसम की शिद्दत की वजह से सादिया आपने ये तो बता दिया कि मुख्तलिफ सकाफत की अक्कासी करते यहाँ पर स्टॉल्स लगे हैं, यानी जिन लोगों को सिंधी ड्रेसेस खरीदने का शौक है वो भी जिलानी पार्क जाएं, जिनको बलूची ड्रेसेस चाहिए वो भी जिलानी पार्क जा सकते हैं। फिर जैसे कि मैंने देखा कमालिया की मशहूर खद्दर भी यहाँ पे मौजूद है, तो शॉपिंग करने तो जा सकते हैं। अब बड़ों के साथ बच्चों ने भी जाना ही जाना है, तो कोई झूले वगैरह भी लगे हैं? जी बिल्कुल, मैंने आपको जैसे बताया था कि यहाँ पर तफरीह के मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। आप यहाँ देखें, खाने पीने की अशिया है, सीटिंग एरिया है, उसके साथ साथ वो झूले जो हैं वो भी बच्चों के लिए अवेजा किए गए हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ राइड्स हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँ कि खासकर फैमिलीज़ जो हैं वो अपने बच्चों के हमरा इसलिए आती हैं कि उनको सस्ते में बेहतरीन तफरीह जो है वो यहाँ मुयसर है। खाना पीना भी आप यहाँ कर सकते हैं। अगर आपको शॉपिंग नहीं भी करनी है तो आप अपने बच्चों के साथ यहाँ आकर बड़ा अच्छा टाइम जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो लोग खासकर तफरीह के लिए अपना कोई प्लान कर रहे हैं, और 23 मार्च तक ये जो नुमाइश जारी रहेगी। अगर आप प्लान करना चाहते हैं तो यहाँ पर आए, आपको सब चीज़ें यहाँ पर जो है आप तो हर रोज वहाँ पे मौजूद होती हैं, हमें भी बुला लें, हम मिलकर जश्न बहारा मेले के रंग देखें और एंजॉय भी करें। तो बताएं किस दिन हम आ सकते हैं? बिल्कुल, ये 23 मार्च तक जारी रहेगी। सुबह जो है 8 बजे यहाँ पर लोगों का रश शुरू हो जाता है और शाम तकरीबन 10 बजे तक लोग यहाँ पर आते हैं। आप बेहतर होगा कि रात के औकात में आए, क्योंकि दिन के औकात में जो है वो थोड़ी सी गर्मी महसूस होती है और उस तरह की रंगीनी या लाइटिंग नहीं होती है। और सबसे बेहतरीन जो चीज़ है यहाँ पर आपको ना नजर आएगी, क्योंकि आप तो लाहौर से हैं, आपने वो पंजाब के देही इलाकों का कल्चर नहीं देखा होगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में हर सूबे के दही कल्चर को जो है वहाँ यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले किया गया, जिसका मकसद सिर्फ ये था कि अपने वो लोग जो कि शहरों में बसते हैं उनको बताया जा सके कि हमारा कल्चर, हमारे देहात, हमारे गांव जो हैं वो किस तरह की सकाफत लेकर चलते हैं, वहाँ पर कितना कल्चर हमारा रिच है। तो आप ज़रूर आएँ, लेकिन आप कोशिश करें कि आप शाम या रात के औकात में आए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइटिंग होती है, बहुत ज़्यादा रश होता है और बहुत ज़्यादा मंजर भी खुशनुमा नजर आएगा लाइटिंग में, और मौसम भी आप एंजॉय कर सकेंगे। थैंक यू सो मच सादिया, आप हमारे साथ मौजूद थी। और सादिया की तो अब 23 मार्च तक ड्यूटी है जिलानी पार्क में भी, तो सादिया जश्न बहारा को खूब एंजॉय करने वाली हैं। तो हम भी किसी दिन प्लान करके इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। लेकिन सादिया बार बार जिक्र कर रही थी मौसम का कि इस टाइम बाहर जो है मौसम अच्छा खासा तब्दील हो गया है, जबकि अगर रात के मौसम की हम बात करें तो रात को बड़ा खुशनुमा सा एहसास होता है, हल्की फुल्की हवा भी चल रही होती है जो कि खुशगवार एहसास आपको दिलवाती है। लेकिन अभी क्योंकि सादिया ने कहा कि बाहर मौसम जो है वो हम कंपैरेटिवली देख रहे हैं दर्जा हरारत बढ़ रहा है, तो मौसम की सूरत हाल हम जान लेते हैं। कोमल इस वक्त बाहर मौजूद है। जी कोमल, कहिएगा कैसा है मौसम और दिन भर का टेम्परेचर क्या रहेगा, क्या प्रेडिक्शन की जा रही है? जी बिल्कुल है ना, शहर लाहौर का मौसम खुशगवार है और हल्की ठंडी हवाओं का राज भी बरकरार है, जबकि महकते फूलों की खुशबू मौसम को मजीद खूबसूरत बना रही है। इस वक्त बाहर का दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 34% और हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 14 और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। और दिन भर में सूरज और बादलों की आंखचोली यूं ही जारी रहेगी, जबकि हफ्तावार के हवाले से महकमा मौसमियात का ये कहना है कि सूरज आंखें दिखाएगा, जिसके बायस मौसम जो है सर्द और खुश्क रहेगा। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात की जाए तो ओवरऑल लाहौर की एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 229 रिकॉर्ड की गई है, जो कि इंसानी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ठीक है जी कोमल, बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौसम के हवाले से अपडेट कर दिया। तो अगर आपने जाना है जिलानी पार्क तो सादिया ने आपको सजेस्ट ये किया है कि अगर आप शाम के औकात में जाएंगे तो मौसम भी खुशनुमा होगा, नज़ारा भी खुशनुमा होगा, तो आप अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकेंगे। मौसम कैसा रहेगा ये कोमल ने आपको बता दिया है। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपको ज्वाइन करते हैं, आपने हमारे साथ ही रहना है। अभी शहर लाहौर का एक बहुत बड़ा मसला जिस पर हमने आपको कल भी अपडेट किया और मौक़िफ़ जानने की कोशिश की LWMC का कि क्या है, किस तरह से शहर को साफ़ सुथरा रखा जा रहा है। अभी शहर की सूरत हाल क्या है, रोज़ाना की बुनियाद पर अपडेट इसलिए कर रहे हैं कि ये बड़ा मसला है। शहरी चाहते हैं कि उनका मसला जो है वो हाईलाइट किया जाए ताकि शहर की सफाई को यकीनी बनाया जा सके। तो शहर में सफाई का मसला बढ़ता चला जा रहा है। आज क्या सूरत हाल है, अजमत ऐवान इस वक्त बाहर मौजूद हैं। जी अजमत, बताइएगा किस इलाके में मौजूद हैं और क्या हालात हैं यहाँ के? बिल्कुल अना, सफाई की अबतर सूरत हाल है और शहर भर से ताहाल कूड़ा ना उठाया जा सका।
अगर मेरे कैमरामैन अली नुमान भी मेरे पीछे दिखा सकें कि पीको रोड पर किस तरह जगह जगह कूड़े के अंबार लगे हुए हैं और इलाके में गंदगी और गिलासत के ढेर लगे हुए हैं, जिससे जो ताफुन भी फैल रहा है। जो एक तरफ वबाई अमराज फैलने का खदशा है तो दूसरी जानिब ताफुन से मकामी लोगों की ज़िंदगी भी जीरन होगी। और हैरानकुन तौर पर ज़िले इंतज़ामी और LWMC इस मामले पर मुतहरिक होने की बजाय बेबस दिखाई दे रही है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ ताजर बरादरी भी मौजूद हैं जिनके बिल्कुल इस रोड के साथ दुकानें हैं और हम उनसे बात करते हैं कि उनको क्या मसला पेश आ रहा है। सबसे पहले मुझे ये बताएं, ये कूड़ा कब से यहाँ पर पड़ा और आपको क्या मसाइल पेश आ रहे हैं? सर ये कूड़ा कुछ 3-4 महीने से इधर ही पड़ा हुआ है, कोई आ नहीं रहा उठाने। इसकी वजह से गंदगी, बदबू, हमारी दुकानों पे कस्टमर नहीं आ रहा, सारे मसले ख़राब हुए हैं हमारे, बीमारियाँ इसमें फैल रही हैं, मच्छर वगैरह ये वो। हम ना कस्टमर आता है ना कोई चीज़ आती है, ना ये कूड़ा उठाते हैं, बल्कि इनको चाहिए कि ये यहाँ से उठा के कहीं दूर फरान में रखें, आबादी के बीच में ना रखें इसको। जी बिल्कुल, कूड़ा यहाँ से उठाएं। एक और हमारे साथ यहाँ पे इलाका मुमकिन मुझे था। आप मुझे बताइएगा कि ये कूड़ा यहाँ पर कब से पड़ा हुआ और आपको क्या मसाइल पेश आ रहे हैं? सर ये कूड़ा तकरीबन यहाँ से 3 से 4 माह में पड़ा हुआ है, ठीक है, और यहीं पे यानी कि कंटिन्यूसली यहीं पे पड़ा हुआ है। और हमारे घर है सामने, हमारे गुजरने की जगह यहाँ से, हमारे घर में यानी कि कोई गेस्ट वगैरह आता है तो वो भी इतना परेशान होता है कि ये इतनी गंदगी वगैरह कहाँ से आ गई है, इतना कूड़ा। और इसमें से जो भी ये मक्खियाँ वगैरह जो उड़ी हैं, जो जरासीम वगैरह है, हमें तो इस चीज़ का डर लगा हुआ है कि ये इसकी वजह से कोई बीमारी वगैरह ना इलाके में फूट जाए, कोई मसले मसाइल यानी कि बीमारी वगैरह के ना फैल जाए। इस वजह से हम तो इससे बड़े परेशान हैं और हमने बड़ी कोशिश की है कि हम इसको यहाँ से उठवा दें, इसको लिफ्ट करवा दें यहाँ से। लेकिन जो भी हमारी गवर्नमेंट है, जो भी हमारे यानी कि अफसरान हैं, वो हमारे ज़रा सी भी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। हमने बड़ी कोशिश की है उनको उठाने की, उनको फ़ोन्स भी किए हैं, कॉल्स भी किए हैं, लेकिन वो यहाँ से इसको लिफ्ट नहीं करवा रहे। जी बिल्कुल, अंकल जी आप भी मुझे ये बताइएगा, ये कूड़ा कब से पड़ा और आपकी ज़िले इंतज़ामिया या LWMC से कूड़ा उठाने के मतलब कोई बात हुई है? सर ये कूड़ा तकरीबन 3-4 माह से यहाँ पड़ा हुआ है। इसकी हमने पिक्चरें भी ली हैं, वीडियो भी सेंड किए हैं, उनको कॉल भी की है, उनको बुलाया भी है कि ये 40-50 हज़ार रुपये एक दुकान का किराया है, हमारा जो कारोबार है वो तबाह हो रहा है, पहले भी नहीं है। उनको कॉल की बुलाया लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। ये सारा यहाँ के ढेर लग जाता है, स्मेल होती है, कस्टमर नहीं आता, यहाँ से मिट्टियाँ उठ के, मक्खियाँ उठ के हमारे जो है ना दुकानों में आती है, तो जो है ना प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, कोई हमारी सुनता नहीं है। तो आपके ज़रिए हम बताना चाहते हैं कि मेहरबानी आके हमारी सुने, ये हमारी परेशानी दूर करें। जी बिल्कुल है ना, यहाँ पर जो इलाका मकीन है उन्होंने यही कहा है कि उन्हें कूड़े की वजह से शदीद मसाइल पेश आ रहे हैं। साथ यहाँ पर खाने पीने की दुकानें हैं और जो ये मक्खियाँ हैं ये खाने पर बैठ रही हैं और यही खदशा जाहिर हो रहा है कि इलाके में कोई बीमारी फूटने का खदशा है। और यहाँ के जितने भी इलाका मकीन हैं उनको यही कहना था कि ज़िले इंतज़ामिया और LWMC से 12 दफ़ा रब्ता किया गया मगर सुनवाई ना हो सकी और उनका यहाँ पर एक ही मुतालबा है कि इस कूड़े को जल्द से जल्द यहाँ पर उठाया जाए ताकि वो सुखा। मैं जनरली कह सकती हूँ कि बीमारियाँ फूटने का खदशा नहीं है अजमत, बल्कि बहुत सारी बीमारियाँ ऑलरेडी फैल चुकी होंगी जिस तरह से हालात हैं। और जिस तरह से ये शहरी भी कह रहे थे कि खाने पीने की दुकानें पास मौजूद हैं, तो जो लोग वो खाना खा रहे हैं वो किस तरह सेहतमंद रह सकते हैं। थैंक यू सो मच अजमत अवान हमारे साथ मौजूद थे, इलाके के हालात भी बताए, इलाका मकीन क्या कहते हैं वो भी हमने बताया। आगे बढ़ते हैं और शामिल कर लेते हैं सेगमेंट्स जिसमें हम आपको बताएंगे मोबाइल रेट्स। अगर आप प्लान कर रहे हैं मोबाइल खरीदने का तो हमारे पास डिफरेंट मोबाइल रेट्स हैं, वो आपके साथ शेयर करते चलते हैं जी। पहला मोबाइल है हुआवे नोवा और मोबाइल की प्राइस है जी 30,000 रुपये में। अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो आप खरीद सकते हैं। रैम है इसकी 3GB, मेमोरी है 32GB। नेक्स्ट मोबाइल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट मोबाइल कौन सा है? हुआवे Y8S मोबाइल और इसकी कीमत है जी 29,999 रुपये। इसके फीचर्स में आपको बताती चलूँ, रैम है 4GB, मेमोरी है 64GB। नेक्स्ट मोबाइल की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा मोबाइल है जी? हुआवे मैट 10 मोबाइल और इसकी प्राइस क्या है जी 29,000 रुपये में आप खरीदना चाह रहे हैं तो खरीद सकते हैं। रैम 4GB, मेमोरी है 64GB। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जी हुआवे 7X मोबाइल 25,999 रुपये इसकी प्राइस है। रैम 4GB है, मेमोरी है 64GB। इसके बाद नेक्स्ट मोबाइल देख लेते हैं जी हुआवे P9 लाइट मोबाइल है और आई थिंक लास्ट मोबाइल है। प्राइस है इसकी 20,099 रुपये। रैम है इसकी 2GB, मेमोरी है 16GB। सो ये थे आज के मोबाइल रेट जो कि आपके साथ शेयर किए हैं। मोबाइल रेट के बाद अच्छा, मैं मोबाइल रेट तो आपको बता रही हूँ, ये मेरे इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं ये इतने गौर से रेट सुन रहे थे, शायद इनमें से कोई प्लान कर रहा है मोबाइल खरीदने का, तो चले इनकी भी हेल्प हो जाएगी। सब्जियों के रेट आप जानने की कोशिश कर लेते हैं क्योंकि इस टाइम सभी लोग घर में प्लान कर रहे होते हैं क्या बनाना है, तो जान लेते हैं आज के भाव। फरहान मार्केट में मौजूद हैं। जी फरहान, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, मार्केट कमेटी की जानिब से जो रेट लिस्ट जारी की गई है उसमें आलू 35 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा।
प्याज 27 रुपये, जबकि टमाटर की कीमत में 2 रुपये कमी हुई है, 28 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। लहसुन देसी 260, जबकि चाइना की कीमत में 5 रुपये कमी हुई है, 175 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। अदरक थाईलैंड 235, जबकि जो अदरक चाइना है वो 260 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। खीरा 40 रुपये, करेले 197 रुपये, पालक 24 रुपये, मेथी 47 रुपये, बैंगन 73 रुपये, बंद गोभी 19, जबकि फूल गोभी 21 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगी। शिमला मिर्च 54 रुपये, सब्ज़ मिर्च 120 रुपये फ़ी किलो, घिया कद्दू 93 रुपये फ़ी किलो, लीमू 78 रुपये फ़ी किलो, भिंडी 150 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जाएगी। शलजम 19 रुपये फ़ी किलो, अरवी 104 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जाएगी। मटर की कीमत में इस्तेकाम में 47 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जाएगी। टिंडिया फार्मी 30 रुपये फ़ी किलो, मूंगरे 52 रुपये फ़ी किलो, जबकि मूली 21 रुपये, गाजर देसी 24 रुपये, साग 47 रुपये और हलवा कद्दू 62 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से आज मार्केट कमेटी की जानिब से जो रेट लिस्ट जारी की गई है उसके हिसाब से जो फ़ी किलो। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ फारान मौजूद थे, सब्जियों के रेट बताएं। आगे बढ़ते हैं, मीट रेट्स में आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। जैनत शॉप के हमारे पास रेट है जिसके मुताबिक बीफ पर केजी आपको मिलेगा यहाँ से जी 450 रुपीज़ में। बीफ मेंस आप खरीद सकते हैं 565, 565 रुपये किलो में। मटन पर केजी मिलेगा 1150 रुपये में। मटन मेंस आप खरीद सकते हैं 1390 रुपये किलो में। चिकन के रेट हमारे पास हैं जी, जिंदा मुर्गी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक आपको मिलेगी 238 रुपये में। इसका बना हुआ गोश्त आप खरीद सकते हैं 345 रुपये किलो में। जी तो मीट रेट्स आपने जान लिया, आगे बढ़ते हैं। एग रेट्स क्या हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ जी। सबसे पहले हमारे पास होती है जी रिटेल प्राइस, और रिटेल प्राइस के मुताबिक आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं 154 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, होलसेल के रेट चेक कर लेते हैं। 2 रुपये की कमी के साथ 152 रुपये दर्जन में होलसेल पे अगर आप जा रहे हैं तो आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। इसके बाद जी आगे बढ़ते हैं, गोरमे पे अगर आप जा रहे हैं तो 153 रुपये दर्जन में 153 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। तो ये थे जी हमारे पास तमाम तर रेट। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला सेगमेंट शामिल कर लेते हैं, जान लेते हैं माल का हाल। डिफरेंट करेंसी रेट क्या है वो आपको दिखाते हैं। जी तो नाज़रीन, ये तो थे हमारे आज के सेगमेंट्स। अब जाना है हमें ब्रेक की तरफ, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम आपको बताने वाले हैं कि एक ज़बरदस्त सा टैलेंट हंट शो शुरू होने जा रहा है। तो ये शो क्या है, इसकी डिटेल्स क्या हैं, आप इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको बताने वाले हैं जी, हुकूमत पंजाब की जानिब से एक शानदार मंसूबा पंजाब टैलेंट हंट प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया है। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से फ़न के इजहार के लिए महकमा इत्तलात और सकाफत के ज़ेर एहतमाम टैलेंट हंट के मुकाबलों का आगाज़ किया गया है। अब जब टैलेंट हंट की बात की जाती है ना तो बहुत सारे लोग तैयार हो जाते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। बिलाशुबा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है और लोग शिकायत भी कराते हैं जी कि क्योंकि सच कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। तो अब तो प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद है। आप कैसे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, बेसिकली इस प्रोग्राम में किस तरह का टैलेंट होगा, क्या क्या चीज़ें इसका हिस्सा होंगी, कैटेगरीज क्या क्या हैं, आप रजिस्ट्रेशन क्या कैसे करा सकते हैं, इसका वेन्यू क्या है और टाइमिंग्स क्या हैं, ये हम आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। हमारे मेहमान जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, तारुफ मैं कराती चलती हूँ जी। आदिल राना साहब ने हमें ज्वाइन किया है जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल डिपार्टमेंट पंजाब हैं। उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद आपको देना चाहूँगी कि बहुत ज़बरदस्त ये इकदाम उठाया गया है जो आपकी जानिब से टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो कुछ इसके बारे में बताइएगा, किस तरह से लोग इसका हिस्सा बन सकते हैं और बेसिकली इस आइडिया के पीछे क्या थीम था, क्यों इसका ख्याल आया? जी बहुत शुक्रिया। बेसिकली वज़ीर आला पंजाब का विज़न था कि फ़न और सकाफ़त को ना फ़रोग़ दिया जाए, तो उसके हवाले से हमारा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीज़न लेवल पे और सूबाई सतह पर मुकाबला जात करवाए जा रहे हैं। इसके अंदर तमाम डिस्ट्रिक्ट से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
और इसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, 5 कैटेगरीज़ हैं डिफरेंट, जिसके लोग पार्टिसिपेट इसमें कर सकते हैं। और आपने जो पूछा है कि इसके पीछे विजन क्या था, विजन तो इसके पीछे सिंपल सा है कि जी ग्रास रूट लेवल पे जितना भी हमारा टैलेंट है ना, उसको हम प्रमोट करें और उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पर आके वो अपनी सलाहियतों का अपना इजहार कर सकें और निखार भी सकें उनको। तो बेसिकली जो आपने बात कही कि लोगों को प्लेटफॉर्म्स ही नहीं प्रोवाइड किए जाते, अब हुकूमती सतह पर इसकी बड़ी आगाही भी फैलाई जा रही है और हम आपके मीडिया के चैनल्स के तवसत से भी हम ग्रास रूट लेवल पे जितने भी लोग हैं, फनकार हैं, स्टूडेंट्स हैं, इवन कि अगर आप पूछने वाली थी क्या स्कूल कॉलेजेस से भी राब्ता किया जा रहा है कि वो अपने पास से स्टूडेंट्स को यहाँ भेजें? जी जी बिल्कुल, तमाम स्कूल कॉलेजेस, डायरेक्टर कॉलेजेस और जो यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर्स हैं वो हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं और हम इनके साथ राब्ते में भी हैं और डिफरेंट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाके हमने इसकी अवेयरनेस प्रोग्राम भी किए हैं, उनको बताया और काफ़ी ज़्यादा तादाद में रजिस्ट्रेशन हैं वो हो रही हैं हमारी। सही। अच्छा, मैं अब ये कुछ जानना चाह रही हूँ कि क्या क्या इसके अहम फीचर्स हैं, किस एज ग्रुप के बच्चे बच्चियाँ इसका हिस्सा बन सकती हैं, हिस्सा कैसे बन सकती हैं, क्या आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन के साथ क्या कोई फ़ीस भी जमा करानी पड़ती है, और जिस किसी ने भी आना है वो राब्ता आपसे कैसे करें? जी हाँ, रजिस्ट्रेशन का जो अमल है वो तो बड़ा सादा सा है। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो एक सफ़े पर मुश्तमिल है, उसके साथ आपको सिर्फ पासपोर्ट साइज़ अपनी पिक्चर अटैच करनी है और एक CNIC की कॉपी लगानी है बस, और इसकी कोई फ़ी कोई भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, विदाउट फ़ी एनी रजिस्ट्रेशन है। आपने बस रजिस्टर करवाना है। इसके रजिस्ट्रेशन के जो फॉर्म्स हैं वो जो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से मिल सकते हैं, हमारे ऑफिस से मिल सकते हैं, बागी जिना ओपन एयर थिएटर। बेसिकली जो ये इनिशिएटिव है ये पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स का है, पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स इसको लीड कर रही है और पूरे पंजाब में इसको हम प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं ऑलमोस्ट। बाकी तमाम जो डिवीजन हैं, जो ज़िले हैं, उनमें तो प्रोग्राम इसके जो मुकाबला जात है वो इख्तिताम पजीर हो चुके हुए हैं। लेकिन अब चूँकि लाहौर है और लाहौर का आपको पता है कि लाहौर हमेशा लीड करता है और लाहौर शो स्टॉपर भी होगा इस प्रोग्राम का, तो आखिरी मुकाबला होगा वो लाहौर का होगा। फिर उसके बाद हम डिविजनल सतह पे जाएंगे, फिर सूबाई सतह पे। सर, इसकी डेट्स क्या क्या हैं वो भी जरा मेंशन कर दीजिएगा, टाइमिंग भी मेंशन कर दीजिएगा। अपना 5 तारीख लास्ट है रजिस्ट्रेशन की, और इसके जो फॉर्म्स हैं वो हमारी वेबसाइट से भी हासिल किए जा सकते हैं, PAC.GOP.PK। रजिस्ट्रेशन फॉर्म की मद में क्या कोई फीस भी जमा नहीं, कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने वो सबमिट करवाने हैं और उसके बाद आपको कॉल कर ली जाएगी। अच्छा जी, अब आपके पास जिन्होंने पार्टिसिपेट करना है, स्टूडेंट्स हैं या आम शहरी हैं, वो आगे इसका हिस्सा बन गए, आगे का प्रोसेस क्या है? आगे का प्रोसेस है 9th and 10th ऑफ मार्च को ना इसके कंपटीशन होंगे लाहौर के। उसमें से जो विन करेगा अपनी अपनी कैटेगरीज में, उसके कैश प्राइजेस भी हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 15,000, 10,000 और 5,000 रुपये, और जो सूबाई इसी तरह 30,000, 25,000 और 20,000 डिवीजन लेवल पे, और जो सूबाई सतह पर है 2 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख रुपए के कैश प्राइजेस हैं हर कैटेगरी के अलग से। सही, ये तो बहुत ज़बरदस्त है कि जहाँ कहीं पर मोटिवेट किया जा रहा है, टैलेंट को उभारने की कोशिश की जा रही है, वहाँ पर उस टैलेंट को जो है मजीद निखारा भी जा रहा है और फिर सराहा भी जा रहा है, टैलेंट को हौसला अफजाई हो जाती है ना ऐसे इनामात मिले तो। खैर, आपने कहा कि दूसरे शहरों में हो चुके हैं और अब लाहौर की बारी है, बाकी शहरों से कैसा फीडबैक रहा, टैलेंट कैसा देखने में आया? बाकी शहरों से तो बहुत शानदार रिस्पॉन्स आया, जितनी भी ज़िले इंतज़ामिया हैं उन्होंने भरपूर ताउन किया है, और वहाँ पे जो डिग्री कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके स्टूडेंट सामने आए हैं। इवन के जो काम करने वाले बच्चे हैं जिनको प्रमोट नहीं किया जाता, जो कि सामने नहीं आते हैं, इस तरह के भी कई हमारे सामने आए हैं जो कि बहुत अच्छे पेंटर्स हैं। एक फैसलाबाद से एक बच्चा था कि जो कि अपना तंदूर पे काम करता है, लेकिन उसने वहाँ पे कंपटीशन विन किया है। तो इस तरह की जो यानी कि हम इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तमाम शुबा है ज़िंदगी के लोग, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो काम करने वाले हों या जो भी हों। 15 साल से 35 साल का जो एज ब्रैकेट है इसको हमने टारगेट किया है और इसके अंदर आप लोग आएं। अच्छा, होता क्या है कि बहुत सारे एकदम से लोग आ जाते हैं ऑडिशन देने के लिए और बहुत सारे लोग रह भी जाते हैं, तो इसके लिए क्या कोई ये चीज़ मेंशन की गई है, कुछ बताया गया है कि कम से कम ये जिस बंदे में एबिलिटी है वही सिर्फ इसके लिए अहल होगा, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और जो लोग अहल हैं वो कहीं पीछे ना रह जाए? जी, आपने बात बड़ी अच्छी की है, लेकिन इसमें जो मेन मसला है ना ऐसे तो धड़ाधड़ अगर ऑडिशन होने लगे तो आपको भी टाइम नहीं मिलना, और वैसे ही वो जो दिन आपने मुकर्रर किए हैं वो टाइम आ जाना है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाइनों में ही इंतजार करते करते वापस चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसीलिए हमने जो रजिस्ट्रेशन की तारीख रखी है वो 5 तारीख रखी है और 9 और 10 को मुकाबला जात होंगे। तो जो बंदा भी फॉर्म जमा करवाएगा हम उसको परखेंगे भी, हमारे ऑनरेबल जजेस की कमेटीज़ हैं और बड़े डिस्टिंग्विश नेम हमने रखे हुए हैं हर कैटेगरी के लिए। सही, तो वो हम रिवील अभी नहीं करेंगे क्योंकि जो नताइज हैं
उसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए भी और वैसे भी। तो जितने लोग भी ऑडिशंस के लिए आएंगे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी और हम सबको इंशाल्लाह। अच्छा, आपने फाइनल्स में कितने लोगों को लेके जाना है ये भी बताइए। हर कैटेगरी से 3 लोग होंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्राइज। ठीक है। अब देखें 36 डिस्ट्रिक्ट हैं तो 36 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हो गए। और ये लोग कम्पीट करेंगे डिवीजन लेवल पे, 9 डिवीजन है। फिर उनमें से 3-3 लोग आगे 27 लोग होंगे अपना फाइनल्स में पंजाब के। लेकिन डिवीजन की सतह पर एक और बात बताता चलूँ कि डिवीजन की सतह पर 2 कैटेगरीज और शामिल हो जाएंगी। उसमें शॉर्ट फिल्म मेकिंग है सही। और क्राफ्ट्स हैं। सही। अभी डिस्ट्रिक्ट सतह पर सिर्फ 5 कैटेगरीज हैं, उसके मैं नाम बता देता हूँ आपको। पोइट्री है, सिंगिंग है, इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग है, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग है, ठीक है, और अपना पोइट्री है। ठीक है। तो ये वो सब कैटेगरीज हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप में कोई टैलेंट है तो आप इस टैलेंट हंट प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। हो सकता है आपका टैलेंट निखर के सामने आए और आप इनाम के हकदार भी ठहरे। आई मस्ट से कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन इसको टाइम टू टाइम रिपीट करना चाहिए। डू यू थिंक इसके लिए क्या प्लान किया गया? जी, इसके लिए जो हुकूमत पंजाब है ADB स्कीम उसकी जो मंजूरी होगी हुई है और बाज़ाब्ता तौर पर ये पंजाब का सबसे बड़ा इवेंट हुआ करेगा हर साल। अभी 2021 का ये सबसे बड़ा इवेंट है हुकूमत पंजाब का फ़न और सकाफ़त के फ़रोग के लिए। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक हम इस पे काम कर रहे हैं और ये हर साल ये एक्टिविटी हुआ करेगी। चलिए जी, विश यू गुड लक। क्योंकि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, इसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारा छुपा टैलेंट सामने आएगा, जो कि बिलाशुबा पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात होती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम के स्टार्ट में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था और इस सवाल का जवाब जो है वो जिन 4 खुश नसीबों ने हमें दिया है उनका नाम भी मैं अनाउंस करूंगी। लेकिन दुरुस्त ऑप्शन क्या थी जी? 196 फीट जो है वो लाहौर में मौजूद मीनार पाकिस्तान की बुलंदी है। तो दुरुस्त जवाब देने वालों में जो लोग शामिल हैं, सना है, नूर है, कौसर और जमीला आज के नाम के हकदार ठहरी हैं जिन्होंने सबसे पहले इस सवाल का दुरुस्त जवाब दिया। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा इख्तिताम को। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल मुलाकात करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।